Hello 7th class. Today we are going to start our chapter continue second, the new kings and kingdoms. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ। द पालास किंग्स रूल्ड इन द बंगाल। तो पहला चीज़ तो ये बताया गया है कि इसमें पालास जो किंग थे या पर्टिकुलर जो डायनेस्टी थी उसके जो राजा थे उन्होंने कहाँ रूल किया था, बंगाल के अंदर। एंड मच ऑफ बिहार। इसके अलावा बात करें हम लोग तो बिहार, तो ये दो हमारे रीजन थे, हम लोग दो बोल सकते हैं, दो ऐसे एरिया थे जहाँ पे इन्होंने रूल किया था, किसने, पालास ने। दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द कैप्चरिंग द कन्नौज। इसके अलावा जैसे बाकी जो डायनेस्टीज थी वो चाह रही थी कि क्या करें कि वो कैप्चर कर ले या अपने कब्जे में कर ले या अपने अंडर में कर ले कन्नौज को, वैसे ही क्या करें ये भी क्या कर रही थी, चाह रही थी कि क्या नाम है कि इनके अंडर में कन्नौज जो है आ जाए। अराउंड द ईयर 750 CE द गोपाला फर्स्ट किंग ऑफ द किंगडम was elected by the nobles because the previous ruler had died हेयरलेस। मतलब क्या यहाँ पे क्या बोला गया है कि लगभग 750 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे जो गोपाला जो फर्स्ट किंग जो था या किंग जिसने किंगडम बसाया था उसको इलेक्टेड किया गया था। देखो दो चीज़ होती है, एक तो इलेक्टेड होता है, एक नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, इलेक्टेड में क्या होता है, इलेक्शन होता है पर्टिकुलर, या मे भी हो सकता है पब्लिक करे या काउंसलिंग करे या मिनिस्टर्स करे, मतलब कोई भी कर सकता है, वो उसमें उसका इलेक्शन होता है। दूसरा होता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन होगा जिसको चूज़ करना होगा, उसका नाम दे दिया जाएगा और उस पर विदाउट एनी इलेक्शन या बोल सकते हैं कोई इलेक्शन हुए बिना ही उसका क्या हो जाता है, उस पर उसे चूज़ कर लिया जाता है। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि गोपाला सन, कि गोपाला का जो बेटा था जिसका नाम है धर्मपाला। ठीक है, तो धर्मपाला जो था उसने क्या किया, हम लोग अकॉर्डिंग टू लाइन ले जाते हैं। गोपाला सन्स धर्मपाल वंस सफर्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द राजकुटास। मतलब हम लोग बात करें कि जो धर्मपाल था, गोपाल का जो बेटा, वो राजकुटास के थ्रू क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि राजकुटास वो हार गया। धर्मपाल मेड अनदर अटैम्प्ट एट दिस टाइम द कैप्चर द कन्नौज। फिर धर्मपाल ने क्या किया, उसने वापस अटैक किया किसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर, जो कि उस टाइम पे किसके पास था, राजकुटास के पास था। और उस टाइम पे क्या हुआ, उसके अंडर में आ गया कन्नौज, या कन्नौज पे उसने अपनी विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, मतलब कहने मीन्स कन्नौज पे उसने ऑक्यूपाई कर लिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द पाला किंग्स स्ट्रेंथेंड their power and the positions by reorganizing the army and making alliance with their neighbors। ठीक है, मतलब पाला जो किंग थे काफ़ी ताकतवर थे, मतलब उनकी जो पावर थी या शक्ति जो थी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। इसके साथ उनकी पोजीशन जो थी उन्होंने वापस रीऑर्गेनाइज करी, मतलब कहने मीन्स उन्होंने अपनी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करना या उसमें चेंजेस करना, रिफॉर्म्स करना स्टार्ट कर दिया। और इसके साथ साथ और क्या बोला गया, उनके जो नेबर्स थे, मतलब उनके पड़ोस के जो राज्य थे, उनके जो पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ उन्होंने संधि करना या बोल सकते समझौता करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहने का मीन्स उनको अपने अंडर में करना स्टार्ट कर दिया। बट द प्रतिहार किंग भोज soon dislodged द पालास फ्रॉम कन्नौज। मतलब फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रतिहार जो किंग था जिसका नाम भोज है, उसने 1836 और 82 के बीच में क्या किया, जो पालास थे उनको वापस कन्नौज से निकाल दिया या उनको खदेड़ किया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या देखने को मिला, द सेना डायनेस्टी रिप्लेस दैम इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी। उसके बाद जो सेना डायनेस्टी, ये भी डायनेस्टी है पर्टिकुलर नाम जिसका दिया हुआ है, वैसे नॉर्मल हम लोग सेना किसको बोलते हैं, आर्मी को, लेकिन यहाँ पे सेना से क्या मतलब है, डायनेस्टी। जो सेना डायनेस्टी उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसके थ्रू, दूसरे डायनेस्टी में, या एक तरह से हम लोग सीधे सीधे बोले कि सेना डायनेस्टी ने उन्हें एक तरह से उनको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये घटना पूरी कब की है, 12th सेंचुरी की है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द पालास वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, जो पालास जो थे वो क्या थे, एज अ पैट्रॉन, अब किसके भक्त थे वो, बुद्धिज्म के, मतलब बुद्ध धर्म जो था या बुद्ध जो बोले हम लोग उसके धर्म थे। इसके अलावा वो बुद्धिस्ट, मतलब बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, मतलब उनकी जो टीचिंग थी उन्हें वो सीखते थे। दे पैट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर। इसके साथ साथ आर्ट और लिटरेचर की काफ़ी ज़्यादा प्रेमी थी या बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद था। दे रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड स्टैब्लिश विक्रमशिला। ठीक है, मतलब आगे बात करें हम लोग किसके बारे में, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो आज भी स्टैब्लिश है या बोल सकते हैं आज भी है वो चीज़ या बोलते प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ
विक्रमशिला जो पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी है जो कि मगध, ये दोनों ही क्या है यूनिवर्सिटी आज भी हम लोग देखने को जाएं तो वो देखने को मिल सकती है, बोल सकते हैं हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके थ्रू बसाई गई थी, किसने स्टैब्लिश करी थी, तो हम सीधे सीधे आंसर बोलेंगे पालास के थ्रू, और ये कहाँ पड़ती है, मगध के अंदर। फिर देखते हैं आगे। द पाला किंग कंक्लूडेड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द किंग ऑफ तिब्बत। These rulers took a keen interest in Indian trade with the South East Asia। मतलब जो पाला जो किंग थे उन लोगों ने क्या किया, जो तिब्बत के जो किंग थे, तिब्बत के जो राजा थे, उनके साथ फ्रेंडशिप करके और संधि करके क्या किया, उन्होंने उनके साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसके साथ साथ तिब्बत के जो किंग थे उनको भी क्या था, इंटरेस्ट, या उनका भी बोल सकते हैं, वो भी चाह रहे थे कि इंडिया के अंदर क्या करें, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे व्यापार करें। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स दोनों का एक तरह से जो है मतलब निकल रहा था, इसलिए दोनों ने आपस में संधि करी और इसको एज ए रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रेंडशिप के रूप में। ठीक है, फिर देखते हैं आगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्ट्रगल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे किस किस के बीच लड़ाई हुई, किस किस ने ट्रीटी संधि करी, कौन कौन से अलायंस हुए, कौन कौन से बोल सकते हैं इनके बीच में रिलेशंस बने, और किस किस ने किस पे विजय प्राप्त करी, मतलब किस किस पे उन्होंने ऑक्यूपाइड किया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में या आगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ। द राजपूतास किंग अटैक द कन्नौज वंस मोर इन 916 CE, but by now all the three kingdoms interested in Kannauj were excited by their continuous war against each other। तो देखिए इस लाइन का मीन्स, तो इसमें क्या बताया गया, राजपूतास ने वापस अटैक किया किसके ऊपर, कन्नौज के ऊपर, और कब किया ये 916 के अंदर। लेकिन उस टाइम पे जो तीनों किंगडम थे वो इस कन्नौज को ऑक्यूपाइड करने पे या इनके बोल सकते हैं कब्जा करने पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब वो तीन किंगडम्स कौन कौन से, राजपूतास जो हम यहाँ पे मेंशन किया हुआ ही है, इसके अलावा गुजर प्रतिहार और पालास। तो ये थ्री डायनेस्टीज ऐसी थी, ये किंगडम्स ऐसे थे जो क्या चाह रही थी, कन्नौज पे अपना कब्जा करना। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर एक दूसरे पे बोल सकते हैं अटैक करना या एक दूसरे पे हमला करना, ये कंटिन्यूसली चलता रहा। मतलब लगभग यहाँ पे दे रखा विदिन 100 years द थ्री किंगडम्स हैड डिक्लाइन। लगभग 100 साल के अंदर क्या हुआ कि ये पूरे तीनों किंगडम थे जिनका हम लोग डिस्कस किया है, तीनों की बात करी, तीनों किंगडम क्या हुए, खत्म हो गए या अलग बोल सकते हैं डेस्ट्रॉय हो चुके थे। ठीक है, और पीछे कारण क्या था इसके, इन तीनों की आपस में बैटल या लड़ाई चलना कंटिन्यू। 100 ईयर आप लोग देख सकते हो इनफ होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है कि जो 100 साल होना, और वो भी एज ए बैटल लड़ाई। ठीक है, तो 100 साल तक इनके बीच में लड़ाई चली थी और उसी के कारण ये तीनों डायनेस्टीज खत्म हो गई। लेटर द चालुक्यास टुक ओवर द राजपूतास लैंड। उसके बाद में क्योंकि ये तीनों जब खत्म हो गए थे तो वहाँ पे जो राजपूतास जो थे उनकी जो ज़मीन थी या उनका जो बोलते किंगडम था उसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया, चालुक्यास ने। द चोलास थ्रेटेंड द पालास। फिर वहीं पे दूसरी तरफ कौन बच गया, पालास। तो पालास ने क्या किया, दूसरा बोल सकते हैं ना कब्जा किया, मतलब दूसरा कब्जा किसके ऊपर किया, पालास के ऊपर जो उनके लैंड पे कब्जा कर लिया चोलास ने। तो हमने देखा स्टूडेंट कि कैसे चालुक्यास ने राजपूतास की ज़मीन पे और चोलास ने पालास की ज़मीन पे अपना कब्जा कर लिया। वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करें, सेना डायनेस्टी रूल द टेरिटरी लेटर। उसके बाद में सेना डायनेस्टी जो थी उन्होंने एज ए टेरिटरी या बोल सकते हैं एज ए पूरे ग्रुप के रूप में या एज ए लैंड या पूरे बोल सकते हैं जितना भी ऑल ओवर एरिया था उसके ऊपर क्या क्या रूल किया। ठीक है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। द प्रतिहार किंगडम्स ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। और प्रतिहार क्या हुआ, धीरे धीरे जो कि डिक्लाइन हो गया था, छोटे छोटे स्टेट्स में या बोले हम लोग डिफरेंट बोल सकते हैं किंगडम्स के अंदर डिवाइड हो गया। कहने में ये हो गया कि ये सारे सेपरेट होते चले गए। फिर नेक्स्ट आगे लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया, डिसइंटीग्रेशंस ऑफ सम ऑफ दीज स्टेट्स फैसिलिटेड द राइज ऑफ राजपूत। मतलब अब क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स ऐसे थे इसमें से ही जिसमें से क्या हुआ कि राजपूत का राइज हुआ या बोल सकते हैं राजपूत जो है एक तरह से वहाँ से निकल के आए। ठीक है, मतलब यही जो राजपूतास गुजर प्रतिहार पालास थे इनमें से कौन आए, राजपूत आए। वो राजपूत कौन थे या पर्टिकुलर हम लोग बोले राजपूत कौन कहलाए, जो कि इन किंगडम्स में जो आए थे या राइज हुए थे, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन राजपूत थे और राजपूतों का आगे जाके क्या रोल रहा इस ऑल ओवर जो बोल सकते हैं थ्री किंगडम्स थे या ट्रायंगल जो था उनके बीच में। हुज कन्नौज, मतलब कन्नौज किसका, कन्नौज किसका मतलब कि क्योंकि काफ़ी सारे किंगडम्स के बीच में लड़ाई हुई, काफ़ी सारी डायनेस्टी जो डिक्लाइन हुई, तो इसमें लास्ट में क्या कंक्लूजन रहा, क्या रिजल्ट रहा वो देख लेते हैं कि किसके पास कन्नौज आया। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट
पाल जो शासक था या पाला जो शासक था जिसका नाम है धर्मपाल, जो कि लाइक उसने कन्नौज पर शासक किया। उसके बाद जो प्रतिहार जो राजा है, किंग जो है, जिसका हुस कन्नौज, कन्नौज किसका था? द पाला रूलर धर्मपाला रूल कन्नौज। पाला जो रूलर था धर्मपाल, उसने कन्नौज के ऊपर रूल किया। द प्रतिहार किंग वत्सराज आउटस्टेड धर्मपाल फ्रॉम द सिटी। फिर जो वो हम लोग बात करें, प्रतिहार जो किंग था उस वत्सराज, उसने क्या किया, धर्मपाल को वहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर क्या नेक्स्ट देखने को क्या मिला, राजकुटा किंग ध्रुवा एक्सप्लेंड वत्सराजा फ्रॉम द कन्नौज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ध्रुव था उसने वत्सराजा को कन्नौज से बाहर निकाल दिया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, द प्रतिहार रूलर भोज, जो प्रतिहार रूलर था भोज, जिसने डिफीट कर दिया किसको, वत्सराज को, रीऑक्युपाइड द कन्नौज। ठीक है, उसको हरा के या बोल सकते हैं उसको डिफीट करके वापस कन्नौज के ऊपर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। फिर देखते हैं आगे। फिर आगे क्या बताया, राजकुटास डिफीटेड द प्रतिहार। उसके बाद राजकुटास ने डिफीट कर दिया किसको, प्रतिहार को। मतलब कहने में से कंटिन्यू चलता रहा, गुर्जर प्रतिहार पालाज, गुर्जर प्रतिहार पालाज, मतलब आपस में लड़ते रहे। और हमने डिस्कस भी किया था, लगभग 100 साल तक ये लड़ाई चलती रही तीनों की। और इसी कारण क्या हुआ, ये आपस में ही लड़ के पूरी इनकी जो पावर थी, पूरी सेना थी, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन थी, वो सारी ख़राब हो गई। और ये लास्ट में इनका फ़ायदा किसने उठाया, आखिरी में जाके किसी थर्ड पर्सन ने। ठीक है, और वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं इसी में। ईच वन ऑफ द 3 किंगडम्स वॉज स्ट्रॉन्ग बट द इन फाइटिंग द वीकनेड दैम ऑल। मतलब कि क्या हुआ कि ये तीनों किंगडम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी मजबूत थे, ताकतवर थे, लेकिन आपस में लड़ाई करने के कारण क्या हुआ, ये सारे कमज़ोर पड़ गए। ईच वन द कॉन्क्वर द कन्नौज बट नन कुड रिटेन इट। ठीक है, मतलब सारे क्या चाह रहे थे, मतलब प्रत्येक चाह रहा था कि लाइक क्या करे, कन्नौज को अपना कब्जे में कर ले। लेकिन हुआ क्या कि इसमें से एक को भी कन्नौज नहीं मिला या कन्नौज इनके पास नहीं रहा। एंड व्हाट हैपन एट लास्ट में क्या हुआ, कन्नौज टर्न आउट टू द बी ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल 3। मतलब अंततः या लास्ट में हम लोग बोले तो ग्रेवयार्ड होता है कब्रिस्तान। तो अगर हम लोग बोले कन्नौज लास्ट में क्या बना, तीनों का लाइक ना तो कैपिटल बना, ना ही किंगडम बना, और ना ही उस पर कब्जा कर पाए। तो लास्ट में इनका क्या रहा, वो कन्नौज एज अ ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान बन गया। और कब्रिस्तान किनका बन गया, तीनों का। ठीक है, कौन सी तीनों, राजकुटास, गुर्जर प्रतिहार और पालास। फिर अभी हमने डिस्कस किया था राजपूत के लिए बारे में कि लाइक राजपूत राइज हुए, तो वो राइज क्यों हुए, उसके पीछे कारण क्या था, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। द राजपूत्स। अब राजपूत के रिपीट द राजपूत्स। अब राजपूत्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइक कौन राजपूत थे और लाइक कैसे ये इनका लाइक राइज हुआ, वो सारी चीज़ें, उनके पीछे रीजन क्या रहा और कहाँ से इनका लाइक बोल सकते हैं स्टैब्लिशमेंट हुआ। द राजपूत्स। अब राजपूत की बात करें तो राजपूतों में लाइक कैसे इनका राइज हुआ और कब इन बोल सकते हैं इनका अपीयरेंस देखने को मिली, कब ये लोग सबके सामने आए और कब इन्होंने अपना पावर स्टैब्लिशमेंट किया, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखते हैं हमारा पैराग्राफ। You did not come across the terms Rajputs in your previous class. It is because the Rajputs emerged only around the 8th and 9th centuries. They remained in the power till the 12th century. मतलब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि जो पिछली क्लासेस हैं उसमें आपने राजपूतों के बारे में नहीं पढ़ा होगा या फिर उसके बारे में डिस्कस नहीं किया होगा। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि 8th और 9th सेंचुरी के अंदर आए थे मतलब कि लाइक इनका राइज हुआ था और बाद में 12th सेंचुरी तक इनकी पावर स्टैब्लिश या बोल सकते हैं इनका किंगडम जो स्टैब्लिश रहा या डायनेस्टीज इनकी रही। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द ओरिजिन ऑफ द राजपूत रिमेन द समथिंग ऑफ अ मिस्ट्री। अगर हम लोग बात करें किसका, राजपूत की, इनके ओरिजिन से या कहाँ से उदय हुआ या कहाँ से ये लोग आए, तो एक तरह से मिस्ट्री है, मतलब एक रहस्य है, एक तरह से एक पहेली है सबके लिए कि कहाँ से इनका उदय हुआ या कहाँ से इनको बोल सकते हैं लाइक स्टैब्लिशमेंट मिला या अपीयर हुए। Some historians say that they belong to the certain Central Asia tribes. कुछ हिस्टोरियन के अगर हम लोग माने तो उनका मानना क्या था कि ये सेंट्रल एशिया जो है वहाँ से एज अ ट्राइब्स या एज अ जनजाति के रूप में या वहाँ की जनजाति ये मानी गई है। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन का मानना है या इतिहासकारक का मानना है। अदर मेंटेन दैट दे वर लोकल चीफ, और कुछ की माने तो ये क्या है, वहाँ के लोकल, मतलब जो बोल सकते हैं वहाँ के साधारण या वहाँ के लोकल जो चीफ हुआ करते थे। ठीक है, और फिर आगे देखिए हम लोग इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन, द राजपूत देमसेल्व्स क्लेम दैट दे आर ऑफ द क्षत्रिय कास्ट। और राजपूत खुद को क्या बोलते हैं या खुद को क्या मानते हैं, क्षत्रिय कास्ट, जो पर्टिकुलर हम लोग जो बैटल में या लड़ाई के लिए बोल सकते हैं काम में आती थी या युद्ध वगैरह किया करते थे, तो उस कास्ट से या उस जाति से खुद को बिलोंग करते हैं।
राजपूत्स हैव डिफरेंट क्लेन्स, मतलब राजपूतों में डिफरेंट डिफरेंट क्लेन्स, मतलब बोल सकते हैं अलग अलग इनका वंश था। अब वो वंश क्या था तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे। सम ऑफ दैम बिलीव दैट दे बिलोंग टू द सन फैमिली या सूर्यवंशी, मतलब कुछ उनमें से बिलीव या मानते थे कि वो क्या है, सन फैमिली, मतलब सूर्य जो वंशी हैं वो मानते थे खुद को कि वो सूर्य के वंश हैं या सूर्य फैमिली से बिलोंग करते हैं। द अदर्स होल्ड दे हैव द डिसेंडेड फ्रॉम द मून फैमिली, जिसको बोल सकते हैं चंद्रवंशी, और कुछ क्या मानते हैं खुद को चंद्रवंशी या जो मून फैमिली से बिलोंग करते हैं उससे मानते हैं। मतलब कहने का मीन्स ये कि एक तरह से राजपूत में भी अलग अलग क्लेन हो गई, एक तो जो सन फैमिली से या बोल सकते हैं सूर्य फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा चंद्र फैमिली से या चंद्रवंशी है, ठीक है। बट 4 ऑफ दियर क्लेन्स मेंटेन दैट दे आर फ्रॉम द फायर फैमिली, मतलब अग्नि कुला। अब इनमें से अगर हम लोग बात करें किनमें से, जो भी सूर्य फैमिली हो गया, चंद्र फैमिली हो गया, या बोल सकते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हो गया, तो वहीं पे इसमें आगे बोला गया है कि इनमें से 4 जो है, ठीक है, वो क्या मानते हैं कि उसमें से फायर फैमिली मतलब अग्निकुला से ये लोग क्या कर रहे हैं, राइज हुए हैं, या बोल सकते हैं इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मतलब अपीयर हुए हैं ये वहाँ से। मतलब एक पर्टिकुलर हम लोग बोले एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट क्या है रीज़न किसी के पास नहीं है, कुछ क्या बोलते हैं कुछ क्या बोलते हैं, सबका अलग अलग रीज़न है, ठीक है। कुछ वही सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स मानते हैं, कुछ राजपूत बोलते हैं कि वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ बोलते हैं वो सूर्यवंशी है, कुछ बोलते हैं चंद्रवंशी है, कुछ बोलते हैं हम जो अग्निकुला है वहाँ से बिलोंग करते हैं या उससे उस परिवार से हैं। अब आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड कि लाइक क्या उसमें बताया गया। These 4 fire family clans were most important in the history of this period। तो ये 4 फायर फैमिली मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र हो, कोई सी वॉट एवर जो भी फैमिलीज है, वो सारी फैमिलीज किससे बिलोंग करती है, सीधी सी बात करें एक तरह से इनका इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री के अंदर, या हम लोग बोले तो इनका मेन रोल प्ले किया गया था बाद में किनके बाद, इन जो राजकुटा प्रतिहार पालाज आए थे उनके बाद में कंटिन्यू जो रहा डायनेस्टी वो राजपूत डायनेस्टी रही थी, ये बोल सकते हैं राजपूत रहे थे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब हमने जो डिस्कस किया था 4 फायर फैमिली, अब वो 4 फायर फैमिली कौन थी तो एक बार देख लेते हैं, उनका पर्टिकुलर डिवीज़न किया गया या उनको अलग अलग, हमने 4 फायर फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, तो उसको देख लेते हैं कौन कौन सी 4 फैमिली थी, उसके बारे में डिटेल से बताया गया या उनका डिवीज़न जो है अलग अलग दिया गया है कि लाइक 4 फैमिलीज कौन कौन सी थी। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट, दीज 4 फायर फैमिली क्लेन्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये 4 फायर फैमिली थी, ये स्पेशली हिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया था। अब फैमिली कौन थी वो देखते हैं हम लोग। दे वर द चंदेलास, तो पहले हम लोग बात करें चंदेलास, जिसको प्रतिहार भी थे या बोल सकते हैं उनको परिहारास भी बोला जाता था, ठीक है, मतलब दोनों से आप कुछ भी बोल सकते हो। द चौहान, सेकंड जो बोला गया वो चौहान्स थे, ठीक है, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते थे, क्या बोला जाता था, चाहमानास। फिर थर्ड जो थे सोलंकीज, ठीक है, सोलंकीज कौन हुआ करते थे, चालुक्यास। और लास्ट जो रहे वो कौन रहे, पवार्स, जिसको बोलते थे परमार्स। कहने का मीन्स ये हुआ कि 4 फायर फैमिलीज थी जिसके बिहाफ पे आगे हिस्ट्री में काफ़ी इनको इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया या काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस रखी, ठीक है। फिर इसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द फायर फैमिली क्लेम्स रूल ओवर द वेस्टर्न इंडिया पार्ट ऑफ द सेंटर इंडिया एंड राजस्थान। तो मतलब जो फायर फैमिली मतलब जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन फैमिली या इस बोल सकते हैं वंश ने क्या किया, ऑल ओवर वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है जिसको हम बोल सकते हैं सेंटर इंडिया राजस्थान, जो स्पेशली हम लोग बोले वहाँ पे इन लोगों ने अपना रूल किया, बोल सकते हैं अपना शासन किया। द परिहार एंड चंदेलास रूल इन द रीजन ऑफ कन्नौज। वहीं पे हम लोग बात करें कहाँ पे, परिहार और चंदेला, जिसको हम लोग परिहार या चंदेला दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है या सेम क्लेन से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने कहाँ रूल किया था या कहाँ पे इन्होंने शासन किया था, कन्नौज रीजन, जो कि बुंदेलखंड हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखें, दे आर द बिल्डर ऑफ द मैनी टेम्पल्स इन खजुराहो। इन लोगों ने खजुराहो में काफ़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना लाइक टेम्पल्स या मंदिर जो है बनवाए थे या बिल्ड करवाए थे, ठीक है, इनके डायनेस्टीज के टाइम पे या बोल सकते हैं रूल के टाइम पे। द सोलंकी रूल इन द रीजन ऑफ गुजरात। वहीं पे सोलंकी की बात करें तो उन लोगों ने कहाँ रूल किया था, गुजरात के अंदर। द दिलवारा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू आर दियर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सोलंकीज का बोल सकते हैं टेम्पल का अगर हम लोग बात करें कि लाइक सोलंकीज ने कौन से टेम्पल्स बनवाए थे, तो माउंट आबू में अगर आपको पता होगा लाइक दिलवारा के टेम्पल्स हैं, जो कि स्पेशली हम लोग बोले जैन टेम्पल्स भी बिलोंग करते हैं वो लोग, या जैन टेम्पल्स का एग्जाम्पल है, तो वो दिलवारा टेम्पल है, ठीक है। और इनका पूरा ऑल ओवर क्रेडिट किसको जाता है, सोलंकी रूलर को। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
द पवार्स वर स्ट्रॉन्ग इन द रीजन ऑफ मालवा विद द धार एज दियर कैपिटल। ठीक है, मतलब जो कि पवार्स की बात करें तो पवार किन रीजन में उन्होंने शासन किया था, रूल किया था, वो था मालवा। और एज यूजुअल हम लोग बात करें इसके भी यहाँ पे तो धार उनकी कैपिटल रही। ठीक है, मतलब उनकी राजधानी क्या रही, धार, और उन रूल कहाँ किया था, मालवा में। फिर आते हैं चौहान। द चौहान्स रूल अजमेर। अजमेर जो कि आपको पता ही होगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर। तो चौहानों ने कहाँ, अजमेर में शासन किया था, अजमेर में रूल किया था। द तोमर हेल्ड एरिया अराउंड द दिल्ली एक्सेट्रा। तोमर जो रहे, मतलब तोमर्स भी एक तरह पर्टिकुलर क्लेन ही है, मतलब एक तरह से वंश है। और इन लोगों ने कहाँ किया था, अराउंड दिल्ली, मतलब लगभग दिल्ली के पूरा एरिया और दिल्ली के आसपास वाले एरिया में इन्होंने शासन किया था। द तोमर फाउंडेड दिल्ली का, जिसको हम लोग दिल्ली बोलते हैं इस टाइम पे, इन 1736 CE। मतलब तोमर्स थे, उन लोगों ने दिल्ली को खोजा था, या बोल सकते हैं दिल्ली की खोज की थी, कब, 1736 CE के अंदर। ठीक है, और दिल्ली कहाँ है ये सब लोग जानते हैं, और हमारी कैपिटल क्या है, सीधी सी बात करें हम लोग, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो चैप्टर अभी फ़िलहाल यहीं पे लीव करते हैं, फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ रहेगा या नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर ऑल्सो।